फर्स्ट डिस्कस HA1 बुकलेट का HA1 डिस्कस करते हैं। HA1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 लेट्स फर्स्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ HA1। HA1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड है। HA1 तो फर्स्ट कंपाउंड है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड NO प्लस, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, और सेकेंड कंपाउंड में NOS माइनस थायोनाइट्राइड, तो उसमें भी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, +2 एंड +2। आयुष क्या डाउट है? एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डाउट है आयुष? अनम्यूट किया मैंने तुम्हें। वन का 1.9 है ना? नहीं, होम असाइनमेंट 1 मैं बुकलेट डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा बुकलेट सर, बुकलेट कौन से ग्रुप में भेजा है? बुकलेट नहीं मिला तुम लोगों को? नहीं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स असाइनमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स असाइनमेंट मिला है और लेक्चर के पीडीएफ्स भेजे हैं। बुकलेट नहीं मिला है। भूव्रत को तो मिला है बुकलेट। कौन से ग्रुप पे सर, उसको पूछो ना। कितने लोगों को बुकलेट मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है? सर Who has मेरे को not नहीं received मिला। the- ठीक है, और किसको नहीं मिला मैं देख रहा हूँ। बुकलेट तो सेंड किया है ना कोई पीछे? अरे मैंने बुकलेट सेंड किया है। एक सेकेंड, लेट मी चेक कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ग्रुप्स हैं उसमें भेजा है कि नहीं। आई थिंक उसमें भी भेजा है मैंने। इनऑर्गेनिक में भेजा हम लोग। हाँ, ग्रुप में भी भेजा ओ है। सर हाँ, मिला मेरे को वो। हाँ सर, मिल गया। ठीक है, हाँ सर, मैंने बुकलेट नहीं किया, असाइनमेंट कर लिया, तो क्या करूँ अभी? कोई बात नहीं, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा डाउट्स नहीं होगा। पहले बुकलेट के ठीक है असाइनमेंट सर। में, बुकलेट में HA1 डिस्कस कर लेते हैं, फिर असाइनमेंट करेंगे। ठीक है। HA1 में क्या डाउट है? जिसने भी सॉल्व किया जल्दी से बता दो। नाइन, 10, 11, 12, 13, 15 इतने सारे डाउट्स हैं अनिरुद्ध को। एक मिनट रुक जाओ। देखिए इतने सारे डाउट्स है क्या HA1 में? एक काम करता हूँ, इतने सारे डाउट डिस्कस करेंगे तो डाउट डिस्कशन में ही क्लास चला जाएगा। मैंने ये बुकलेट के वीडियो सॉल्यूशंस बनाए हैं, मैं वीडियो सॉल्यूशंस का लिंक दे दूंगा। HA1 के वीडियो सॉल्यूशंस का लिंक दे दूंगा। ठीक है, प्लीज रेफर टू वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर हो जाएगा। ठीक है, तो HA1 के वीडियो सॉल्यूशंस का मैं लिंक दे दूंगा, जूम पे ही रिकॉर्ड किया है मैंने। आई विल सेंड यू द सॉल्यूशंस सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो, जो PDF जहाँ सॉल्व किया वो भी सेंड कर दूंगा, और वीडियो सॉल्यूशंस का लिंक भी भेज दूंगा। वो दोनों देख के फिर हो जाएगा HA1। ठीक है, असाइनमेंट डिस्कस करें फिर। अच्छा, HA सब्जेक्टिव में भी डाउट है। HA सब्जेक्टिव में मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 1 to 9। HA सब्जेक्टिव का होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 1 to 9। हाँ ठीक है, HA सब्जेक्टिव के डाउट्स का वीडियो सॉल्यूशन अभी तक नहीं बनाया है। ठीक है, HA सब्जेक्टिव बोलो, HA सब्जेक्टिव में क्या डाउट है? HA सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, HA सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 का एच ऑप्शन तो क्लास में कराया हुआ एग्जांपल है, बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकेल 2 NiDMg होल 2। ठीक है, एच सब्जेक्टिव का वीडियो सॉल्यूशन नहीं है अभी मेरे पास। ठीक है, एच सब्जेक्टिव का एच, क्वेश्चन नंबर 2 का एच क्लास में डिस्कस किया हुआ एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 2 का जी। हर्षित क्या डाउट है मेरे को बताओ, बोलो हर्षित क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 का जी में। सर मुझे नहीं समझा, मतलब क्या नहीं समझा इसमें बता। टेट्रा किस पिरिडिन, मतलब 4 पिरिडिन है, तो PTPY होल 4 PTCl4, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट, क्या सर डाउट हम है? लोग तो टेट्रा लिखते हैं ना, टेट्रा किस कहाँ से आ गया? अरे पेंटाकिस टेट्राकिस अगर सब्स्टिट्यूटेड लिगैंड्स है, कॉम्प्लेक्स लिगैंड्स है। अच्छा हाँ हाँ, बिस ट्राइसो सब, अच्छा हाँ समझा समझा, हाँ याद आ गया सर, समझा सर। 2 का ई, पोटेशियम टेट्रा एजिडो कोबाल्टेट 2। टेट्रा एजिडो मतलब N3 होल 4, एजिडो इज N3, तो CON3 होल 4, तो आसान है ये, KCON3 होल 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 28 एंड 35। 28 वाला एग्जांपल तो क्लास में किया है हमने, PTCl3 SnCl3, एग्जैक्ट सेम एग्जांपल 28। अशरा, क्वेश्चन नंबर 1 का 28 क्लास में किया है। आईयूपैक नेम्स के एग्जांपल्स क्लास नोट्स में देखो, सेम एग्जांपल हमने क्लास में किया है 28 एंड 35। 35 में there is one chloro, there is one nitrito, we'll write chloro nitrito O bisethylene diamine cobalt 2, bisethylene diamine cobalt 2। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 1 का 35 अस्ट्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9 ऑफ सब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 7, ये परसेंटेजेस गिवन है, परसेंटेजेस गिवन है। एक सेकेंड, एक मिनट रुकना, पहले क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। अशरा मैंने अनम्यूट किया, तुम्हें बताओ क्वेश्चन नंबर 135 में क्या डाउट है तुम्हें, व्हाट इज योर डाउट? बोलो, अनम्यूट किया मैंने तुम्हें। Sir, I am not able to write the formula of that. क्वेश्चन नंबर 35 में फॉर्मूला नहीं, नेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 35, Okay, sir. तो क्या नहीं लिख पा रहे हो इसमें बताओ, किसका नाम नहीं लिख पा रहे हो, Sir, कौन से? that formula 35. 35 में क्या, COCl, CO इज कोबाल्ट, क्लोरीन इज क्लोरो, ONO इज नाइट्रिटो, OEN इज इथिलीन डाइअमाइन। इसमें दिक्कत कहाँ जा रही है? सर वो स्लैश में नाइट्रेटो लिखा है। स्लैश कहाँ है? COCl ONO EN होल 2, स्लैश तो कहीं भी नहीं है यहाँ पे। एक सेकेंड, एक मिनट। एक मिनट रुकना। After cobalt we have Cl and after Cl we have ONO। क्या डाउट है इसमें? यहाँ Cl है, फिर यहाँ ONO है, फिर यहाँ EN है, there is no slash anywhere। ठीक है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 and 9 ऑफ सब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 7 and 9 ऑफ सब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकेंड, अनिरुद्ध को डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में। अनिरुद्ध, यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में परसेंटेजेस गिवन है, तो परसेंटेजेस से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकता है, रेशियो निकाल सकता है। यस सर। जैसे मोल कंसेप्ट में करते थे हम, कोबाल्ट का परसेंटेज गिवन है, डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक मास। क्लोरीन का परसेंटेज गिवन Yes, है, sir. डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक मास। H2O का परसेंटेज गिवन है, डिवाइड बाय H2O's मॉलिक्यूलर मास। NH3 का परसेंटेज गिवन है, डिवाइड बाय NH3's मॉलिक्यूलर मास। ये ऐसे करके एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लो। देन इट इज गिवन दैट if the compound gives no precipitate with AgNO3, AgNO3 से precipitate नहीं बन रहा है, मतलब Cl should be present inside the coordination sphere, not outside। फिर फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर लो। ओके सर। हो जाएगा 7th क्वेश्चन। यस सर। ठीक है Sir, and in the ninth one, sir, they have not specified how many moles of AgCl is formed. So, one second, let me check। A metal complex having composition CrNH3 whole 4 Cl2Br has been isolated in two forms। Okay? An important point here is chromium is in +3 oxidation state। ठीक है, and chromium +3 forms complexes in coordination number 6। coordination number 6 के complexes ही बनते हैं। तो coordination number 6 रखने के लिए, ठीक है, अमोनिया जनरली आयनाइजेशन स्फीयर में नहीं आता, आयनाइजेशन स्फीयर में आयंस आते हैं। तो चारों अमोनिया अंदर जाएगा, और 4 अमोनिया के साथ या तो दोनों क्लोरीन अंदर होंगे या एक क्लोरीन एक ब्रोमीन अंदर होगा। ठीक है, तो आइदर 1 क्लोरीन विल बी इन आयनाइजेशन स्फीयर और 1 ब्रोमीन विल बी इन द आयनाइजेशन स्फीयर। समझा अभी? yes sir, thank you। हो जाएगा अभी? हाँ सर। ठीक है। एनी अदर डाउट इन HA सब्जेक्टिव? ठीक है। Ammonia is generally not present outside the coordination sphere. Water molecules may be present outside the coordination sphere as simply water of crystallization। But ammonia in general is not present outside the coordination sphere। ठीक है, मैं list of common coordination numbers for metal ions लिखा देता हूँ। ठीक है, that will be required to predict formula of the complexes, correct formula with correct coordination number। ठीक है, HA subjective हो गया। Now let us discuss the assignment। असाइनमेंट का सेक्शन 1 डिस्कस करते हैं। पहले सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5, कोई डाउट है क्या? नहीं, अभी डिस्कस करेंगे, जल्दी करो, नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे। ठीक है, जिसका नहीं हुआ है वो चुप हो जाओ, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जिनका हुआ है फटाफट डाउट पूछो। असाइनमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आई एम जस्ट डिस्कसिंग होमवर्क। असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10, सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 1.6 what is the charge on the complex formed by chromium +3। ठीक है, एक मिनट, क्या डाउट है इसमें? असरा, तेरा कितना चार्ज आ रहा है? हाउ मच आर यू गेटिंग एज द आंसर? व्हाट इज योर डाउट असरा? असरा शेख, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज योर डाउट? HA1 हो गया, असाइनमेंट डिस्कस कर रहा हूं मैं। HA1 इज डन। HA1 मैं वीडियो सॉल्यूशंस लोड करूंगा। ठीक है, असाइनमेंट में 1.8 का 1.8 का I। देखो 1.8 में कुछ लिगैंड्स हैं जो मैंने नहीं कराए हैं,
उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, देखो। ठीक है, 1.8 का I इज टर्पेरिडाइल, ठीक है, 1.8 का H इज फेनंथ्रोलिन। इनके स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, देखो। Terpyridine has 3 pyridine groups bonded to each other. It is a tridentate ligand. Phenanthroline is a didentate ligand. Similar to terpyridyl, we can have bipyridyl, which is a didentate ligand. The 2 nitrogen atoms are donor atoms. And another example is nitrilo triacetate. ये भी नहीं कराया मैंने, nitrilo triacetate, where a single nitrogen is bonded to 3 acetate groups, is a tetradentate ligand. ठीक है, असाइनमेंट मैंने ग्रुप पे शेयर किया है ये। रुको, असाइनमेंट में शेयर कर देता हूँ। दिस इज द असाइनमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, फिर सेक्शन 1 में और क्या डाउट है? 1.9 में डाउट है। अनिरुद्ध को 1.9 में डाउट है। अनिरुद्ध 1.9 कराया ना, EDTA 4 माइनस डोनर साइट्स 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन। क्या डाउट है इसमें? 1.9 तो क्लास में किया हमने। EDTA के डोनर साइट्स एक्सप्लेन किए हैं। डोनर साइट्स ऑफ EDTA 4 माइनस are 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन। सेक्शन 1 में कोई और डाउट है? ठीक है, सेक्शन 1 में कोई और डाउट नहीं है। सेक्शन 2, no doubt in section 2. Any doubt in section 2? 2.15 2.15 से पहले कोई डाउट है क्या? ठीक है, 2.15 से पहले कोई डाउट नहीं है। A complex anion is formed by osmium। पहले 2.15 कर रहे हैं, के बाद बाकी करेंगे, रुक जाओ। The complex anion is formed by osmium in some oxidation state with ligands in proper number so that coordination number of osmium becomes 6. Which of the following is the correct IUPAC name? ठीक है, बी ऑप्शन देखेंगे तो पेंटाक्लोरिडो नाइट्रिडो। पेंटाक्लोरिडो 5 क्लोरीन, नाइट्रिडो इज नाइट्रोजन 3 माइनस, तो टोटल नेगेटिव चार्ज -8 आ गया। ऑस्मेट 6, ऑस्मियम पे +6 है तो नेगेटिव चार्ज। इट विल बी एन एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसका आंसर बी आ जाएगा। एक सेकेंड, तो 2.15 में किसको डाउट है? टू 2.15 क्लियर है ना? फिर 2 पॉइंट एक एक करके बोलना, रुक जाओ अभी। हाँ, 2.4 और 2.5 सीक्वेंस में करता हूँ। ठीक है, 2.4 में किसको डाउट है? वापस बोलो, 2.4 हुआ था डाउट, वापस से बताओ। 2.4 किसी को डाउट नहीं है 2.4 में। 2.5 किसी को डाउट नहीं है। 2.5 किसी को डाउट है? जल्दी बोलो। अनिरुद्ध 2.5 में डाउट है। देखिए क्या है 2.5, K2OSCl5N। क्या डाउट है अनिरुद्ध 2.5 में? बोलिए क्या डाउट है अनिरुद्ध 2.5 में? बताइए क्या नहीं आ रहा तुझे? अनिरुद्ध बोलो क्या डाउट है 2.5 में? यस सर ऑप्शन ए होना चाहिए ना, किसलिए अजाइड आयन भी है। अजाइड नहीं है, नाइट्राइड है। N है, N3 होता तो अजाइड होता। N3 नहीं है ना। 3 नाइट्रोजन एटम्स फॉर्म एन अजाइड आयन, समझा? यस सर। ठीक है, 2.5 हो गया। 2.10 तक और कोई डाउट है? बिटवीन 2.5 to 2.10? बाकी बाद में करूंगा।
2.6 to 2.10. Any doubt between 2.6 to 2.10? No doubts between 2.6 to 2.10. 2.11? No doubt. 2.12. 2.12, Rachel has a doubt. Rachel. 2.12. What is your doubt, Rachel? 2.12. अनम्यूट कर रहा हूं मैं. बोलो, व्हाट इज योर डाउट, रशेल? क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, 2.12 में कोई डाउट नहीं है. देन 2.13, माधव हैज अ डाउट. माधव, क्या डाउट है 2.13 में? माइक नॉट कनेक्टिंग डाउट नहीं बताऊंगा मैं. जिसका माइक कनेक्ट हो रहा है वही बोलो बस. टू 2.14. हाँ सर वो 2.14 है. Which of the following statements is incorrect about FeH2O whole 5 NOSO4? बोल, इसमें कौन सा स्टेटमेंट नहीं आया तुझे? ये तो कराया मैंने. FeH2 whole 5 NOSO4 क्लास में ये कॉम्प्लेक्स कराया मैंने. हाँ सर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाला पार्ट अभी नहीं किया है हमने, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाला पार्ट नहीं होगा. तो लेट्स स्किप दैट. अभी के लिए बस इतना जान लो कि डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. ठीक, कराऊंगा मैं आइसोमरिज्म. ठीक है. हाँ बाकी तीनों आ गया. माधव, बोलो भाई, क्या डाउट है? ऐसे केवल चैट पे सब समझ नहीं आएगा. क्या डाउट है माधव? बोलो 2.13 में व्हाट इज योर डाउट. और ऐसे माइक कनेक्ट नहीं हो रहा तो माइक कनेक्ट करो. विदाउट माइक बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा सबका. ठीक है, चलो अभी बता रहा हूँ मैं, अगली बार से नहीं बताऊंगा. माइक नॉट कनेक्टिंग, एक्सक्यूज नहीं चलेगा. बोलो क्या डाउट है, क्या नहीं समझा 2.13 में? वेरी गुड, लीव इट सर, इट्स ओके, थैंक यू. 2.13 हो गया. 2.15 हो गया. ठीक है. 2.16, 17, 2.18, 19, 2.20. ठीक है. नो डाउट स्टिल 2.20. Section 3, 3.1, 3.2, 3.5, 3.1 to 3.5. भाई आयुष, एक बार सेक्शन 3 पहुंच गया, फिर सेक्शन 2 का डाउट पूछने लगा. टाइमली पूछ लिया कर. 2.19 क्या पूछ रहा है 2.19 में? इसका नेमिंग नहीं आया 2.19 में तो. इसमें देख, प्लैटिनम इन सम ऑक्सीडेशन स्टेट इन प्रॉपर नंबर सो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम बिकम्स 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए. ठीक है. और वेरीफाई करना, ये ABCD चारों ऑप्शंस वेरीफाई करने किस किस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है. तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, प्लैटिनम 2 एंड आयन, ऐसा लिखा हुआ है ना. तो प्लैटिनम पे चार्ज है +2 और इससे डाई थायोसाइनेट यानी 2 थायोसाइनेट ग्रुप कनेक्टेड है. थायोसाइनेट पे होता है चार्ज -1, 2 थायोसाइनेट पे -2 हो जाएगा और प्लैटिनम +2 का चार्ज बैलेंस होकर 0 आ जाएगा. इट कैन नॉट बी एन आयन. तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया सर. वो आयन नहीं आएगा, लास्ट वर्ड में आयन नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया ना. सर B और C तो सेम ही है ना. वो अच्छा नहीं, ए रॉन्ग है, समझा ना? ये समझा ना क्यों रॉन्ग है? हाँ सर समझा. फिर वैसे ही B और C वेरीफाई करना है. अच्छा वेरीफाई करना है. हाँ सर ठीक है. ठीक है, गुड.
तो 2.19 हो गया। अभी सेक्शन 3 में 3.1 टू 3.5, 3.5 तक कोई डाउट नहीं है, फाइन। नेक्स्ट 3.6 टू 3.10, 3.6 टू 3.10, 3.7 में डाउट है, ठीक है, देयर इज नो अदर डाउट। तो 3.7 देखो, 3.7 मैंने इधर एक्सप्लेन किया है, ठीक है, नोटबुक पे देखो। 3.7, there are compound is made up of 3 KNO2 and 1 CONO2 whole thrice, cobalt 3 nitride and potassium nitride, ठीक है, इनके रिएक्शन से बन रहा है। और the complex formed is such that each molecule of the complex gives 4 particles, each molecule gives 4 particles। C option verify हो रहा है, K3CONO2 whole 6, each molecule forms 3 cation and 1 anion, it forms 4 particles। It shows an electrical conductance which reveals 6 electrical charges, 3 electrical charges in the cation, 3 electrical charges in the anion। तो इसका आंसर C आ जाएगा, 3.7 आंसर will be C। क्लियर है ये 3.7? अनिरुद्ध 3.7 क्लियर है? Directional properties, the secondary valencies are directional। Suraj, question number 3.6 में we are talking about directional properties। The secondary valencies have directional properties, they are oriented, they are arranged in a fixed direction। This is what we mean by directional properties। The primary valencies are non-directional, they have no fixed orientation, whereas secondary valencies have fixed orientation। That is what we mean by directional properties। ठीक है, 3.10 तक और कोई डाउट है? Any more doubt till 3.10? No more doubt till 3.10। 3.11 to 3.16, 3.11 to 3.16, 3.16 देखो अनिरुद्ध, 3.16 ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, COCl3.4H2O कोबाल्ट प्लस 3, ठीक है, विल हैव, ठीक है, 3.16 ऐसे करेंगे। कोबाल्ट प्लस 3 का कोऑर्डिनेशन नंबर इन जनरल 6 आता है, तो COH2O whole 4, Cl2 and then Cl, this is the most probable molecular formula। So there are 2 chlorine that satisfy the secondary valency as well as the primary valency। तो इसका आंसर आ जाएगा C option। There are 2 chlorine that satisfy the secondary valency as well as the primary valency। क्लियर है ये? ठीक है, सेक्शन 3 हो गया। सेक्शन 4 में कोई डाउट है? एनी डाउट इन सेक्शन 4? प्रीवियस पेज में बस डाउट्स ही डिस्कस किया था हमने, ये शेयर कर दूंगा मैं, डोंट वरी। ये बाद में नोट कर लेना, जिसका मिस हो गया बाद में नोट कर लेना, ठीक है। सेक्शन 4 में कोई डाउट है? 5 ही क्वेश्चन है, एनी डाउट इन सेक्शन 4? ठीक है, नो डाउट इन सेक्शन 4, ठीक है। तो लेट अस कंटिन्यू द लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पहले ये वाला नोट कर लो, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ सम मेटल आयंस, ये नोट कर लो, लिस्ट ऑफ सम कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ मेटल आयंस। ये पार्ट नोट कर लो, दिस आर द कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ सम मेटल आयंस, metal and their corresponding coordination numbers। Copper plus shows coordination number of 2 and 4,
Ag plus shows a coordination number of 2. Au plus can show a coordination number of both 2 and 4. Copper 2 plus can show 4 and 6. ठीक है, इस तरह से कुछ कॉमन मेटल आयंस के लिए उनके कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स लिखे हैं. 6 इज द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, यहाँ पे ऐसे chromium 3 plus also shows 6. These are some common coordination numbers. जल्दी से नोट कर लो. सॉरी कॉपर प्लस एंड कॉपर 2 प्लस. कॉपर 2 बार अपीयर हो रहा है क्योंकि कॉपर के 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं. एंड जनरली हायर ऑक्सीडेशन नंबर्स में कोऑर्डिनेशन नंबर हायर सपोर्टेड होता है. जैसे पैलेडियम 2 प्लस shows 4 but palladium plus 4 shows 6. ठीक है, these are only the common coordination numbers. ठीक, we can have different coordination numbers other than this also, but these are the most common coordination numbers of these metals. ठीक है, अभी टर्न करता हूं पेज. Then we'll continue with bonding in coordination compounds. Last lecture we did Werner's theory and effective atomic number rule. Now we'll do the valence bond theory. The valence bond theory is similar to what we discussed in chemical bonding. As per valence bond theory, covalent bonds are formed by partial overlap of atomic orbitals. Here we'll study that the coordinate bond between ligand and the metal atom is formed by overlap of fully filled orbitals of ligands with the vacant orbitals of the central atom. तो ये postulates में first point लिखा है मैंने. The central atom provides vacant orbitals that overlap with fully filled orbitals of ligands to form coordinate bonds. The second point is the number of vacant orbitals provided by the central atom is equal to its coordination number. Important है ये, उतने ही vacant orbitals central atom के use होंगे जितना कि central atom का coordination number है. ठीक है, and all these vacant orbitals hybridize. The vacant orbitals hybridize before overlapping with the fully filled orbitals of ligands, and this hybridization will result in characteristic geometry for the complex. Okay, different hybridizations can result in different geometry or different structure for the complex. ठीक है,
जल्दी से नोट कर लो ये तीनों पॉइंट्स, फिर पेज टर्न करता हूं मैं। Same metal can show different coordination numbers in presence of different ligands. तो जरूरी नहीं है coordination number fix हो जाएगा in presence of different ligands and the conditions of formation of a complex. There are various factors which can affect it. Let us not go into that. ठीक है, बस कुछ common coordination numbers यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, which will help us in predicting formulae of the complexes. Yeah, vacant orbitals on the central atom take part in hybridization. They hybridize before overlapping with the fully filled orbitals of the ligand. ठीक है, टर्न कर रहा हूं पेज अभी मैं। जल्दी नोट करो। बोलो वो व्रत, क्या डाउट है? सर ये VBT तो केमिकल बॉन्डिंग में था ना, तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग वाला VBT? नहीं, डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। पर उसमें लिगैंड्स नहीं था। अरे बाबा, उसमें मॉलिक्यूल को नया नाम दे दिया लिगैंड, तो कोई प्रॉब्लम हो गया क्या उससे? नहीं, लुइस, अच्छा लुइस। इधर कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल सब मॉलिक्यूल ओवरलैप करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, और उधर सिंपल मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहा है भाई? बॉन्ड कैसे बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। हाँ, यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं ना, ओवरलैप ऑफ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगैंड एंड द वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम ही है ना, लाइक sp2 वाला? हाँ हाँ। ओके। ओवरलैपिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो मेटल एटम के जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो 2 ऑर्बिटल्स विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल्स में समझेगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी ये सब पोस्टुलेट्स लिखा रहा हूँ, ये सब एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे टर्न कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, the type of hybridization and the coordination geometry, the shape, can be determined from the coordination number and some other properties. Only coordination number is not enough to determine the hybridization and coordination geometry. Okay? So coordination number and some other properties of complex such as dipole moment or magnetic moment or isomerism will be required to predict the shape and hybridization of a complex as per the valence bond theory. ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम आगे करेंगे, बट अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना है तो ओनली फार्मूला इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस।
फॉर्मूले के साथ उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए जिनके हेल्प से हम करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन और शेप प्रेडिक्ट कर पाए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखा है मैंने कि लास्ट पॉइंट, देयर आर सम कॉम्प्लेक्सेस इन विच देयर ऑकर्स अ बैक बॉन्ड फ्रॉम मेटल टू लिगैंड। जनरली लिगैंड से मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ligand to metal coordinate bond is a sigma bond, but there are some complexes, example of such complexes, one such example is metal carbonyls, where in addition to the sigma coordinate bond from ligand to metal, there also occurs a back bond, a pi bond from fully filled orbital of metal to vacant orbitals of ligand. ये लिखा है मैंने, in some complexes there occurs a back bond which is a pi bond from the fully filled orbitals of the metal to the vacant orbitals of the ligand, ठीक है। और ऐसे लिगैंड्स जहां भी आएंगे उन लिगैंड्स को हम पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स बोलते हैं या पाई एसिड एक्सेप्टर्स बोलते हैं। द लिगैंड्स देमसेल्फ एक्ट एज एसिड्स, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन अ पाई बॉन्ड, so they have vacant anti-bonding orbitals, they have vacant pi star orbitals, okay, which can accept electrons from the fully filled orbitals of metal. Examples of some such ligands are carbonyl, nitrosonium and Cn minus cyanide. These are examples of pi acceptor ligands, okay, which can form back bond with the metal atom. We'll discuss metal carbonyls again at the end of this chapter, separately discuss करना important है, ठीक है। बस यहाँ पे ब्रीफ में एक ही पॉइंट बताया मैंने कि जैसे लिगैंड से मेटल की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इन सम केसेस देयर कैन बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बट अ पाई बॉन्ड फ्रॉम मेटल टू लिगैंड। क्लियर है ये? नोट कर लो जल्दी से। एक सेकेंड, अभी दिख रहा है? ठीक है, टर्न करो पेज, जल्दी से नोट करो। पाई एसिड एक्सेप्टर्स, ठीक है। मैंने बोला कि देयर आर सम लिगैंड्स which can accept electrons in a pi bond. So electron acceptor is an acid, and as they accept electrons in a pi bond, they are called as pi acid acceptors. समझा? Is it clear, Anisha?
टर्न करूं पेज। Now one by one we'll discuss examples of different coordination numbers and corresponding shapes and geometries. जल्दी से देख लो, ये लास्ट पेज जल्दी से देख लो एक बार। ठीक है, अभी रिमूव कर रहा हूँ। Coordination number 2, only one hybridization and shape is possible, SP and linear. ठीक है, देखो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। We explain hybridization by writing the configuration of the central atom. Okay, complex is AgNH3 whole 2. In the complex, silver is present in Ag plus plus 1 oxidation state. We write the electronic configuration of Ag plus. Electronic configuration is 4d10 and 5s0. 4d10, d subshell is fully filled, no vacant orbital is there in the d subshell. Two lowest energy vacant orbitals, the lowest energy vacant orbitals are 1 5s and 1 5p. So only two orbitals are required because the coordination number is 2. The number of vacant orbitals will be equal to the coordination number. We require two lowest energy vacant orbitals for the central atom, and that will be one from S and one from P, resulting in sp hybridization. ठीक है, क्लियर है ये। सिमिलरली अगर Hgi3 माइनस देखेंगे, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स Hgi3 माइनस, ठीक है, Hg2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 5d10 6s0. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3. वी नीड 3 वेकेंट ऑर्बिटल्स फॉर, ठीक है, टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. The three lowest energy vacant orbitals will be 1 of 6s and 2 of 6p. 1 of s and 2 of p will result in sp2 hybridization in a trigonal planar shape. ठीक है, क्लियर है ये। विवेक, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जो तू बोल रहा है। देयर इज नो सच कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी से नोट करो, पेज टर्न करूंगा मैं। नहीं 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 भूव्रत, वो वाला नहीं करेंगे, सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करेंगे। अभी वो भूल जाओ, वो नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए कर रहे थे, अभी इन कंपाउंड्स के लिए ऐसे ही चेक करना है। कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। वाह, पढ़ना भाई, धीरे धीरे सीखेंगे हम, रुक जा, इतना क्यों इम्पेशेंट हो रहा है। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 किया है, बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर्स भी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो sp ही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो sp2 ही होगा। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्लियर है सबको। सुब्रत समझा? हाँ सर, समझ। ठीक है, टर्न करूं पेज अभी। Now we'll do coordination number 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो डिफरेंट ज्योमेट्रीज पॉसिबल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 can result in a tetrahedral geometry or a square planar geometry. And corresponding to these geometries,
two different hybridizations are possible. Tetrahedral is normally sp3 and square planar is normally dsp2. टेट्राहेड्रल में कभी कभी D3S भी यूज होता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे. लेट अस concentrate or focus on sp3 right now. Tetrahedral is sp3 and square planar is dsp2. Tetrahedral structure, metal bonded to 4 ligands along the corners of a tetrahedral structure. In a tetrahedral structure, each of these corners are equidistant from each other. इन दो लिगैंड्स के बीच का अगर एंगल मेजर करेंगे तो इट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स एंड सेम एंगल एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू लिगैंड्स. किसी भी दो लिगैंड को लो, उनके बीच का एंगल मेजर करो तो 109 ही आएगा. इट इज अ परफेक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ईच एंड एवरी लिगैंड is equidistant from the other ligand. So therefore, tetrahedral complexes cannot show geometrical isomerism, whatever be the ligands present. The reason is all ligands are equidistant from each other, whereas square planar complexes can show geometrical isomerism. Square planar complexes में we can have two ligands opposite to each other at angle of 180 degree, or we can have two ligands perpendicular to each other at an angle of 90 degree. ठीक है. So square planar complexes can show geometrical isomerism. Tetrahedral complexes cannot show geometrical isomerism. But with respect to optical isomerism, the condition is reversed. Tetrahedral complexes can show optical isomerism if all 4 ligands are different. If all 4 ligands are different, then the central atom behaves as a chiral center, similar to a chiral carbon. Okay? So tetrahedral complexes may show optical isomerism, but square planar complexes cannot show optical isomerism because it is a planar structure. A planar structure will always have a plane of symmetry, therefore cannot show optical isomerism. Okay? Unless ligand itself is chiral, a square planar complex will not show optical isomerism. Tetrahedral में angle is 109 degree 28 minutes. यहाँ पे angle can be 90 degree or 180 degree. DSP2 square planar, ठीक है, is a result of dx square minus y square taking part in hybridization. We need to have those orbitals which have high electron density along the x and y axis. So square planar shape is obtained by dx square minus y square along with s, px and py. ठीक है. sp3, all the 3 p orbitals take part in hybridization resulting in tetrahedral structure. Sometimes d3s hybridization is also proposed for a tetrahedral complex. इसके examples बाद में discuss करेंगे. D3s में कौन कौन से d orbitals use होंगे ये important है. dxy, dyz and dzx along with s will result in a tetrahedral structure. ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे examples करते हैं coordination number 4 के. प्लेनर में चारों एटम्स डिफरेंट हो तो भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा. भूभ्रत, प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में प्लेनर स्ट्रक्चर में अगर चारों एटम्स डिफरेंट हो तो भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, तो भी इट विल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री. अगर लिगैंड कायरल है then it can show optical isomerism, but if ligand is not chiral, ठीक है, 4 different groups are bonded in a square planar structure, ठीक है, it will not show optical isomerism. भाई सुन ले जो बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन, ठीक है. All planar structures have a plane of symmetry. It will be superimposable. Its mirror image will be superimposable. On superimposable नहीं आएगा. अनीशा क्या पूछ रही है, DSP2 के नीचे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है. ठीक है, DSP2 में मैंने इस हाइब्रिडाइजेशन में स्क्वायर प्लेनर शेप में कौन सा d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है ये लिखा है मैंने. ठीक है, कौन सा d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर along with px and py.
ठीक है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अगर शेप देखेगी तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर has high electron density along the x and y axis. कुछ ऐसा शेप आता है dx square minus y square has high electron density along the x and y axis. If it has high electron density along the x and y axis, okay, and px also has high electron density along x, py has high electron density along y. So all these orbitals will result in formation of hybrid orbitals, formation of bonds along the x and y axis. Two bonds along x axis, two bonds along y axis, resulting in a square planar arrangement. ठीक है, क्लियर है ये? भूव्रत, तेरा डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर, समझ गया समझ गया। ठीक, नेक्स्ट पेज टर्न करूँ ना? एक सेकंड रुकना। ठीक है, टर्न करो पेज। तो कुछ एग्जांपल्स देखो, यहाँ पे एग्जांपल्स में देखो मैंने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला और कॉम्प्लेक्स का एक कुछ प्रॉपर्टी दिया है। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, it is given that complex is diamagnetic. NiCN4 2-, it is given as a diamagnetic complex, and based on its diamagnetic property we have to predict its shape and hybridization. ठीक है, तो let us try कैसे करना है। जहाँ पे दो possibilities हैं वहाँ पे we'll have to write the electronic configuration. जैसे NiCN4 2-, we'll write the electronic configuration of the central atom. Nickel becomes Ni2+, ठीक है। Ni2+ का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो Ni2+ इज 3d8 4s0। 3d8 में अगर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करेंगे तो we will get two unpaired electrons. We'll get two unpaired electrons, and as per this distribution of electron, the complex should be paramagnetic. But it is given that the complex is diamagnetic. ठीक है, to explain this experimental observation, we redistribute the electrons. ठीक है, the electrons are redistributed in such a manner that all the electrons get paired. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने electrons are paired to explain the diamagnetism behavior, diamagnetic behavior. Now once all electrons are paired, one orbital in the d subshell will be vacant. We need 4 vacant orbitals, 4 lowest energy vacant orbitals will be used for hybridization. One orbital of 3d, one of 4s, and 2 of 4p are used, resulting in dsp2 hybridization. dsp2 hybridization, a square planar complex.
बाबा एक्सेप्शन ने क्या किया है, क्या बोल रहा है भूव्रत, क्या बोल रहा है भूव्रत, बोल। सर वो एक्साइटेशन करते हैं तभी दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है ना। एक्साइटेशन क्या होता है, हायर लेवल पे ले जाना, ये हायर लेवल पे ले जा रहे हैं क्या, अच्छा हाँ। क्या बोल रहा है। ठीक है, to explain the experimental result, that is it's a diamagnetic complex, we'll have to readjust the electron, there is some redistribution of electrons, ध्यान से सुनना, ठीक है। it is given that the complex is diamagnetic, अब नॉर्मल रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 3d8 का लिखेंगे तो इट शुड गेट 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, बट इट इज गिवन दैट द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक बनाने के लिए हमने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के बाद एक d ऑर्बिटल वेकेंट रह गया। we need 4 vacant orbitals because coordination number is 4, we need 4 vacant orbitals, 4 lowest energy के vacant orbitals चाहिए, तो एक 3d का यूज होगा, एक 4s का यूज होगा और 2 4p के यूज होंगे, टोटल dsp2। ठीक है, क्लियर है ये, क्यों पेयरिंग हो रही है, ये हंट्स रूल वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सब वीवीटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं विवेक, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीवीटी में कुछ भी नहीं है कि व्हाई दिस पेयरिंग ऑकर्स, व्हाई दिस हंट्स रूल इज वायलेटेड और नॉट, ठीक है, हंट्स रूल क्यों वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। बस हमने सिंपली ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को हम एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, क्लियर है। Coordination number 5 we'll discuss later. Let us talk about other coordination numbers later. अभी coordination number 4 के इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी एग्जाम्पल्स बाद में करेंगे। नहीं नहीं, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल नहीं है माधव, इट्स अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स है, निकेल +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बट लिगैंड चेंज हो गया, यहाँ साइनाइड था यहाँ क्लोराइड है। इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इट इज गिवन दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक दिया हुआ है और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, तो निकेल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन इज 3d8 और 3d8 में एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन results in 2 unpaired electrons, and this 2 unpaired electrons, ठीक है, is in adherence with, is in accordance with the experimental result. Experimental results also says that it has 2 unpaired electrons, therefore this distribution of electrons explains the experimental result. We'll keep this distribution as it is. Other than this, how many vacant orbitals we require? We require 4 vacant orbitals, and the 4 lowest energy vacant orbitals will be used. 1 orbital of 4s will be used, 3 orbitals of 4p will be used, resulting in sp3 hybridization, and if the hybridization is sp3, the shape will be tetrahedral। ठीक है, क्लियर है ये डिफरेंस दोनों कॉम्प्लेक्सेस में, क्यों साइनाइड के प्रेजेंस में डायमैग्नेटिज्म आ रहा है, क्यों क्लोराइड के प्रेजेंस में पैरामैग्नेटिज्म आ रहा है। all these things could not be explained by valence bond theory, these are limitations of valence bond theory। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से बस हम इतना सोचेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स की कोई प्रॉपर्टी गिवन है तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करेंगे, वो सिखा रहा हूं अभी। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। yes, we need to learn these examples, these are important examples। ये कॉम्प्लेक्सेस तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही करना है।
हाँ माधव, हमने एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सप्लेन किया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पे एक्सप्लेन किया। सेकेंड वन कार्तिक, ठीक है, सेकेंड वन में बस इतना एक्सप्लेन करना है कि सेकेंड वन में दिया हुआ इट हैज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इफ द कॉम्प्लेक्स हैज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स and 3d8 configuration results in 2 unpaired electrons, this distribution, ठीक है, explains the experimental result. There will be no change in this distribution of electrons because this distribution explains the experimental result. So there is no vacant orbital left in the 3D subshell. Now lowest energy vacant orbitals has to be used. How many vacant orbitals are required? 4 vacant orbitals are required because coordination number is 4. So 1 orbital of 4s and 3 orbitals of 4p is used, resulting in sp3 hybridization. ठीक है, समझा कार्तिक? टर्न करूं पेज? Now another example is NiCO whole 4. Another example is NiCO whole 4, which is a diamagnetic complex. ठीक है, nickel tetracarbonyl is a diamagnetic complex that has tri-and predicate shape and hybridization. NiCO whole 4 पे निकल का चार्ज निकालेंगे तो निकल का चार्ज है 0. निकल इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 3d8 4s2 and it will result in 2 unpaired electrons. ठीक है, and this is in contradiction with the experimental result. The experimental result shows that it is a diamagnetic complex. If it is a diamagnetic complex, the electrons in the s subshell, ठीक है, to explain this diamagnetic nature we redistribute the electrons. What do? We take these s electrons to the d subshell and pair them. The s electrons are paired in the d subshell. Now after the redistribution, the electronic configuration now becomes d10 and s0. All the orbitals of d subshell become fully filled. No vacant orbital in the d subshell is left. 1 vacant orbital in the 4s subshell, 3 vacant orbitals in the 4p subshell. Total 4 vacant orbitals are to be used. It will result in sp3 hybridization and tetrahedral shape. ठीक है, विवेक फिर से एक ही बात बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को क्यों पेयर करा रहे हैं, ठीक है, क्यों इलेक्ट्रॉन्स एस से डी में आ रहा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन वीबीटी में नहीं है. ठीक है, वीबीटी में वी आर ओनली ट्राइंग टू ट्राई एंड एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डायमैग्नेटिज्म दिखाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा दी. एक्चुअली क्या है, जो 4s और 3d सबशेल है उनकी एनर्जीज काफ़ी क्लोज होती हैं, और बिफोर स्टार्टिंग ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज़्यादा है. n+l रूल ऑफ बोर रूल से चेक करेंगे तो पहले 4s फिल होता है, 4s1 4s2, देन 3d स्टार्ट्स फिलिंग, 3d1 3d2 3d3. ठीक है, बट इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स देयर इज सम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज. ठीक है, और 3d की एनर्जी 4s से कम हो जाती है, तो थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन है. बट ये सारे एक्सप्लेनेशन अभी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हम इतना बोल सकते हैं कि लिगैंड्स के प्रेजेंस में देयर विल बी सम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ द आउटर मोस्ट एस एंड द डी सबशेल. ठीक है, 4s और 3d सबशेल की एनर्जीज का ऑर्डर चेंज होता है. इट इज ऑफन फाउंड दैट इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड्स एनर्जी ऑफ द 4s सबशेल इज फाउंड टू बी मोर देन द एनर्जी ऑफ 3d सबशेल. ठीक है, डायमैग्नेटिक बनाने के लिए भी हमने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा दी.
एक important example देखो. Another important example is CuNH3 whole 4SO4. CuNH3 whole 4SO4. The complex is CuNH3 whole 4 2 plus, and it is found to be a square planar complex. Let us try and explain its shape. ठीक है? CuNH3 whole 4 2 plus has copper 2 plus ions, और copper 2 plus ions का configuration लिखेंगे. It has 3d9 4s0. It has one unpaired electron in the 3d subshell. So due to this electron in the 3d subshell, unpaired electron, there is no vacant orbital in the d subshell. No vacant orbital in the d subshell. That means hybridization, expected hybridization should be used. Hybridization will be there between s and the p orbitals. The expected hybridization should be sp3, and sp3 will result in a tetrahedral shape, but it is given that the complex is square planar. The experimental result, that is the square planar complex, cannot be explained by this configuration. So there has to be some redistribution. Okay, we cannot pair this electron in the lower energy levels क्योंकि कोई और vacant orbital ही नहीं है या half filled orbital भी नहीं है. So one explanation proposed by different scientists says, okay, the electron in the 3D is excited to 4p. One electron in 3D is excited to 4p. If this electron is excited to high energy level, now what happens? Now we have a vacant 3D subshell, vacant orbital in the 3D subshell. This vacant 3D orbital, one 4s orbital and two 4p orbitals will now hybridize to give dsp2 hybridization, resulting in a square planar shape. This excitation of electron from 3D to 4p can explain the square planar shape of this complex. So this is one possible explanation of the square planar shape of CuNH3 whole 4 2 plus complex. So similar to this, later on we'll study other complexes also where an electron will be excited from the low energy level to high energy level to explain the experimental results. It is an exceptional case. ऐसा generalize नहीं करना है, बहुत rare ही ऐसे cases आएंगे. तो वैसे जितने भी cases आएंगे वो cases हमें याद करने हैं. तो जैसे उसमें से एक केस ये है. Clear है ये? Is this explanation clear? 3-4 ऐसे केसेस हैं, हम इस चैप्टर में ड्यू कोर्स में पढ़ेंगे. एटलीस्ट 3-4 जो हमें पढ़ने हैं, और भी हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स नहीं है. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कुछ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे. टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में 1-2 एग्जांपल करेंगे यहाँ पे, बाकी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में करेंगे. याद रखना एक्सेप्शंस. यस, dsp2 is always square planar. Yes. Energy required for excitation, ठीक है, is may be taken from the surroundings. ठीक है, during a reaction, during formation of bonds, some energy is released. So that energy released during formation of bonds may be used for excitation of electrons. Okay. Now there is some controversy in this also. क्या controversy ये explain करता हूँ. If this electron, the unpaired electron, is excited to high energy level, that means it is taken away from the nucleus of copper. The 4p electron will be at a greater distance from the nucleus than a 3d electron. So 4p electron which is away from the nucleus, it is easier to completely remove that electron, or then in that case we say that the complex can be easily oxidized. A point लिखा है मैंने नीचे. As the unpaired electron in this distribution, as the unpaired electron occupies an outer orbital 4p, ठीक है, the complex should be easily oxidized, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस से दूर प्रेजेंट है, आउटर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, its oxidation should be favorable. It should be easily, it should be possible to take out this electron from the complex. ठीक है, तो ये लिखा मैंने, complex should be easily oxidized, but there is no experimental evidence for the same. There is no reaction or evidence of oxidation of this complex. So this shows that this unpaired electron is not present in the outer shell. It is present in the inner shell only. It is tightly held by the nucleus. अगर electron outer shell में होता
तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता तो ऑक्सीडेशन फेवरेबल होता, बट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। देयर इज नो एविडेंस और रिएक्शन इन विच द कॉम्प्लेक्स शोज ऑक्सीडेशन, ठीक है। 1 मिनट रुकना। समझा ये पॉइंट? If it is present in an excited state, if it is present in an outer orbital, the complex should show a tendency of oxidation, ठीक है। So this reasoning is not perfect. Our reasoning of excitation of electron is not perfect. So therefore an alternate explanation has been proposed to it, ठीक है। क्या alternate explanation है मैं next page में बताता हूँ। ये change करूँ page? अरे बाबा रुक जा आयुष, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो an alternate explanation for this is, we say that the electron, this unpaired electron remains in 3D, ठीक है, and if it remains in 3D, the complex still is square planar. We need to explain its shape. अगर लोएस्ट एनर्जी के 4 ऑर्बिटल्स यूज होंगे तो एक 4s और 3 4p का यूज होगा, बट इन दैट केस शेप विल बी टेट्राहेड्रल, ठीक है। देन टू एक्सप्लेन द शेप वी से दैट s का तो एक ही ऑर्बिटल यूज हो रहा है, p के 3 में से 2 ही यूज होंगे और d का एक ऑर्बिटल यूज होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन proposed, a better explanation proposed is sp2d hybridization, where the d subshell or the d orbital of the outermost shell is used in hybridization. 4s 4px 4py के साथ 4dx square minus y square takes part in hybridization. Even this hybridization will result in a square planar shape. So this concept, this explanation is a better explanation of the property of CuNH3 whole 4SO4, okay? Because this also explains that there will be no oxidation in CuNH3 whole 4SO4 because the unpaired electron remains in 3D, remains tightly held by the nucleus. Selective choosing of p orbitals possible ऐसे नहीं हो रहा है माधव, हमें shape explain करना है। Hybridization is a hypothetical concept which is used to explain the shapes of molecules. तो square planar shape को हम sp3 hybridization से explain नहीं कर सकते, square planar shape को हम इसी hybridization से explain कर सकते हैं, either dsp2 or sp2d. dsp2 is not possible because inner orbital is not vacant, so outer d orbital is taken for hybridization, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? स्टिल बुक्स में बहुत जगह कहीं कहीं अभी भी ये वाला एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये वाला ऑप्शन नहीं है, केवल dsp2 का ऑप्शन है, तो हम dsp2 वाला आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। अगर sp2d का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, dsp2 का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम dsp2 मार्क करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ तो दिस इज बेटर, sp2d इज बेटर, तो sp2d मार्क करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? तभी स्क्वायर प्लेनर आएगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेंगे तभी स्क्वायर प्लेनर आएगा, नहीं तो स्क्वायर प्लेनर नहीं आएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। Now we'll discuss coordination number 5. Coordination number 5, two different shapes are possible. The two different shapes are trigonal bipyramidal and square pyramidal. Ransu, okay, I agree that there is a difference in their energies, but still
we have to try and explain the square planar shape of the complex. Okay. One possible explanation is the previous explanation where we excited a 3D electron to 4p. Okay. But what is the drawback of this explanation? As per this explanation, this complex should be prone to oxidation, which is not shown by any reaction or any experiment. Okay. Therefore, another explanation is this. So we try and best explain the experimental results. So this is the best possible explanation for now, and we'll accept it. Understood? मैंने कहा बोला कि इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है? अविनाश, मैंने क्या बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर ही है, तो इसको ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, इसको एक्सप्लेन यहाँ पे बेटर कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन बाहर प्रेजेंट है मतलब ऑक्सीडेशन शुड बी फेवरेबल। Now we'll discuss coordination number 5. Coordination number 5 में दो डिफरेंट ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल दोनों में दो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, वन इज sp3d, वन इज dsp3। ठीक है, और एक ही डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है ये हम डिसाइड करेंगे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री से। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 बॉन्ड्स along the corners of an equilateral triangle। इसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कंपेयर कर सकते हैं। sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर आता है और बाकी दो बॉन्ड्स उनके परपेंडिकुलर। तो the orbitals taking part in hybridization are s, px and py। This will form 3 orbitals in xy plane। तो xy plane में 3 orbitals बन गए, 3 bonds xy plane में बनेंगे, और इसके परपेंडिकुलर pz और dz square will result in 2 bonds in the along the z axis perpendicular to the xy plane। ठीक है, तो trigonal bipyramidal can be considered as sp2 plus pz plus dz square। Square pyramidal can be considered as dsp2 plus pz, s, px, py, dx square minus y square। These 4 orbitals hybridize similar to dsp2। dsp2 में स्क्वायर प्लेनर बनता है, तो ये 4 बॉन्ड्स एक प्लेन में आ जाएंगे, फिर एक ऑर्बिटल उसके परपेंडिकुलर है, मतलब एक बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर आएगा, तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है। वी हैव 4 मेटल लिगैंड बॉन्ड्स ऑफ वन टाइप, 1 मेटल लिगैंड बॉन्ड इज डिफरेंट। यहाँ पे चेक करेंगे, 3 metal ligand bonds will be of one type, 2 metal ligand bonds will be of the other type। क्लियर है ये? टर्न करूं पेज? यही पॉइंट लिखा है मैंने। Trigonal bipyramidal has 3 metal ligand bonds of one type and 2 metal ligand bonds of the other type। The square pyramidal shape has 4 metal ligand bonds of one type and 1 metal ligand bond is different। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हम बोलते हैं the complex is non-polar if all ligands are same। अगर सारे ligands सेम है तो दोनों एक्सियल ligands का डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होगा, तीनों इक्वेटोरियल ligands का डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होगा, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स becomes non-polar। But if the complex is square pyramidal, the complex will be polar even if all ligands are same। क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल में स्क्वायर के चारों ligands का तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, बट एक ligand जो परपेंडिकुलर है z एक्सिस के लॉन्ग है उसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा। तो स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस आर पोलर इवन इफ ऑल ligands are same, बट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉन पोलर। ठीक है, इनके एग्जांपल्स किए हमने नीचे। देखो, फर्स्ट एग्जांपल इज FeCO5 आयरन पेंटाकार्बोनिल। ठीक है, इट इज गिवन दैट इट इज अ diamagnetic and a non-polar complex। Okay, based on the experimental results, it is a diamagnetic and non-polar complex। We have to predict its shape and hybridization। Non-polar दिया हुआ है, that means it cannot be square pyramidal।
क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल तो पोलर होता है, तो बिकॉज इट इज नॉन पोलर इट मस्ट बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो पहले तो हमने शेप लिख दिया है, इट इज नॉन पोलर, एज अ रिजल्ट इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नाउ वी विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इट्स हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, M stands for metal, L stands for ligand. Ml bond is metal ligand bond. Yes, Ayush, you are right. ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अगर दोनों एक्सियल सेम है और तीनों इक्वेटोरियल सेम है, देन आल्सो द कॉम्प्लेक्स नॉन पोलर। FeCO होल 5 अगर कर रहे थे हम, तो नॉन पोलर कॉम्प्लेक्स है तो इट विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नाउ Fe पे चार्ज 0 है, तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d6 4s2। It has 4 unpaired electrons in this configuration. Okay, but it is given that it is a diamagnetic complex. What happens? Even the s electrons get paired in the d subshell. The effective configuration becomes 3d8 and 4s0, and all the d electrons get paired to explain the diamagnetic nature. Now the lowest energy vacant orbitals have to be used. 1 3d, 1 4s, and 3 4p will be used, resulting in dsp3 hybridization. Okay, hybridization will be dsp3 and shape is trigonal bipyramidal. Clear है ये? ठीक है, टर्न कर रहा हूं, टर्न करूं पेज। ठीक है, टर्न कर रहा हूं अभी। There's another explanation. So another example. NiCN whole 5 3 minus is diamagnetic and has 4 nickel carbon bonds identical. ठीक है, 4 निकल कार्बन बॉन्ड्स आइडेंटिकल से प्रेडिक्ट कर दिया कि इट इज स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में केवल 3 बॉन्ड्स आइडेंटिकल आते हैं। 4 बॉन्ड्स आइडेंटिकल, इट मस्ट बी स्क्वायर पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन से शेप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, शेप से हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में each shape can have both hybridization, each shape can have both hybridization. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में शेप से हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है विक्रम, NiCN whole 5 3 minus has 4 nickel carbon bonds identical. 4 nickel carbon bonds identical मतलब square pyramidal. Ni2 plus is 3d8 and as it is given as a diamagnetic complex, all electrons will be paired. So 5 lowest energy vacant orbitals have to be used, 1 3d, 1 4s and 3 4p, resulting in dsp3 hybridization. Clear है ना? इसके बाद we'll do coordination number 6. Coordination number 6 can result in 2 different hybridizations, sp3d2 or d2sp3, but the same geometry, the same shape, octahedral. ठीक है, coordination number 6 में एक ही shape है but 2 different hybridizations हैं। Yes विवेक, किया ना हमने डिफरेंट लिगैंड्स में डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, एग्जांपल तो किया ना, निकल का ही तो किया ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। क्या बोल रही है अशरा?
What is your doubt, Ashra? Understood. विवेक क्या बोल रहा है? Different ligands can result in different hybridizations in the same coordination number. यही तो कर रहे हैं हम. अरे जितना पढ़ा रहा हूं पहले उतना तो पढ़ ले, अपने मन से कंपाउंड्स मत सोचो. ठीक है, अगर उसकी प्रॉपर्टी पता है कि डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक तो प्रेडिक्ट कर पाएंगे, अगर नहीं पता है तो अभी तक तो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, टिल नाउ वॉट एवर वी हैव लर्न कि अगर प्रॉपर्टी पता है कॉम्प्लेक्स की तो हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं हाइब्रिडेशन, नहीं तो नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, टर्न कर रहा हूं पेज में. बस एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में कि कौन से दो डी ऑर्बिटल्स यूज होने हैं. द एक्सियल डी ऑर्बिटल्स dx² - y² and dz². Either d2sp3 or sp3d2 will use the axial d orbitals in hybridization. ठीक है, हमें केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक करना है आयुष. कोऑर्डिनेशन नंबर 7, 8 इज आल्सो पॉसिबल, बट वैसे कॉम्प्लेक्सेस हमारे सिलेबस में नहीं है. हमारे सिलेबस में टिल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है. ठीक है, टर्न कर रहा हूँ पेज अभी मैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के दो एग्जांपल्स देखो. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एक एग्जांपल है, देखो FeCN6 4-. FeCN6 4- is a diamagnetic complex. ठीक है, predict its shape and hybridization. FeCN6. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप ऑक्टाहेड्रल होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में नो अदर शेप इज पॉसिबल. तो Fe2+ electronic configuration is 3d6, or it is given that it is a diamagnetic complex. Diamagnetic complex, ठीक है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने चाहिए. तो all 6 electrons are paired. Now we have 2 d orbitals vacant in the 3d subshell. तो 3d subshell के 2 orbitals, 4s subshell का 1 orbital और 4p subshell के 3 orbital, टोटल 6 orbitals चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में. तो इनर शेल का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में. यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल 4th शेल है, ठीक है, बट पेनल्टीमेट शेल का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में. तो हाइब्रिडाइजेशन हम बोलते हैं d2sp3. ठीक है, 4s और 4p के साथ 3d यूज हो रहा है. इनर शेल का डी ऑर्बिटल यूज होगा तो d को हम पहले लिखेंगे, इसलिए d2sp3 आया हाइब्रिडाइजेशन. वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, FeH2O6 2+. इसके बारे में लिखा है इट इज पैरामैग्नेटिक with 4 unpaired electrons. Paramagnetic with 4 unpaired electrons. यहाँ पे भी Fe2+ है और Fe2+ is 3d6. 3d6 का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो we'll get 4 unpaired electrons. And 4 unpaired electrons, this explains the experimental result. Paramagnetic with 4 unpaired electrons, there will be no redistribution of electrons. Now with this distribution, the lowest energy vacant orbitals available for bonding are 1 of 4s, 3 of 4p and 2 of 4d. तो 4s 4p के साथ 4d का ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में. तो आउटर मोस्ट d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड, तो इसलिए हम सीक्वेंस में लिखेंगे sp3d2. अगर इनर शेल का d ऑर्बिटल यूज होगा तो d2sp3, आउटर शेल का d ऑर्बिटल होगा तो sp3d2. बोथ विल रिजल्ट इन द सेम शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. बोथ विल रिजल्ट इन द सेम शेप. अगर इनर शेल का डी ऑर्बिटल यूज होगा तो कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. आउटर शेल का डी ऑर्बिटल यूज होगा तो कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. Ayush, only paramagnetism is not sufficient to predict the distribution of electrons. We need to know how many unpaired electrons are there. Then we can predict the distribution of electrons. ठीक है, पेज टर्न करूं. जल्दी नोट करो.
नो आयुष, एक 3D का और एक 4D का नहीं यूज होता, DSP3D नहीं हो सकता, ठीक है, मैं समझा तुम्हारा डाउट। We don't have any such hybridization DSP3D. It will not result in a symmetrical shape. So either D2sp3 or sp3d2. ठीक है, यहाँ पे मैंने इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन किया है। कुछ नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कॉम्प्लेक्स जिसमें पेनल्टीमेट शेल या इनर शेल का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, वैसे कॉम्प्लेक्सेस को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल्स आर DSP3, DSP2 and D2sp3, and where outermost shell d orbitals are used in hybridization, such complexes are called outer orbital complex. Examples of hybridizations are sp3d, sp3d2 and sp2d. जैसे Fe2+ के लिए ही दो कॉम्प्लेक्सेस किए हमने प्रीवियस दो एग्जांपल्स में, एक साइनाइड कॉम्प्लेक्स और एक वाटर कॉम्प्लेक्स। साइनाइड कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक था और वाटर कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक था। These are also classified as low spin and high spin complexes. Low spin का मतलब less number of unpaired electrons, high spin का मतलब more number of unpaired electrons. For the same metal ion, if we can have two complexes such that in one complex number of unpaired electrons is low and in other complex number of unpaired electrons is high, then we call the complexes as high spin complex or low spin complex. High spin मतलब more number of unpaired electrons, low spin मतलब less number of unpaired electrons. The total spin is related to the number of unpaired electrons present. Clear है ये point? Low spin complex and high spin complex. This completes the valence bond theory. There are many drawbacks of valence bond theory. Valence bond theory does not say any point about stability of complexes. ठीक है, किस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, कब कम स्टेबल होगा. Valence bond theory does not say as to why electrons get paired in presence of some ligands and why they do not get paired in presence of other ligands. ठीक है. And valence bond theory also does not say anything about color of complexes or magnetic moments of complexes. There are many limitations of valence bond theory. The next we'll study is the crystal field theory. ठीक है. Definitely आयुष, अगर सारे electrons paired होंगे तो total spin 0 आएगा. Total spin is, ठीक है, plus minus n/2 where n is the number of unpaired electrons. More is the number of unpaired electrons, more is the total spin. Less is the number of unpaired electrons, less is the spin. अगर same metal ion के लिए दो different ligands के presence में less number of unpaired electrons and more number of unpaired electrons are possible, then the complex with less number of unpaired electrons is called the low spin complex, and the complex with more number of unpaired electrons is called the high spin complex. ठीक है. So now we'll study the crystal field theory. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं. ये पोस्टुलेट्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ये नोट कर लेना, मैं जब नोट शेयर करूंगा तो कॉपी कर लेना. ठीक है, अभी मैं ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है. ठीक है. इन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ligands are assumed to be negative charges. Ligands actually क्या है? Ligands are Lewis bases. Ligands are electron rich molecules which form bond with the central atom. ठीक है. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिगैंड्स को हम नेगेटिव चार्जेस की तरह एज्यूम करते हैं. ठीक है. इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिगैंड्स आर एज्यूम टू बी पॉइंट नेगेटिव चार्जेस. अभिषेक, देयर कैन बी अदर थ्योरीज व्हिच कैन बी मोर एक्यूरेट, बट लेट अस डिस्कस द थ्योरीज व्हिच आर देयर इन आवर सिलेबस. ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना है, तो लेट अस डिस्कस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. दो तीन मिनट और लूंगा मैं. ठीक है. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिगैंड्स आर एज्यूम्ड टू बी पॉइंट नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, पॉइंट नेगेटिव चार्जेस बिकॉज लिगैंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स. ठीक है.
लिगैंड्स को हम नेगेटिव चार्जेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एंड लिगैंड्स और मेटल आयंस के बीच का जो इंटरेक्शन है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या आयोनिक इंटरेक्शन एज्यूम करते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन लिगैंड्स एंड द मेटल आटम और सेंट्रल आयन इज assumed to be electrostatic or ionic. ठीक है, तो ligands are assumed to be point negative charges and the interactions with the central atoms are assumed to be electrostatic or ionic. ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं कि as ligands approach the central atom, ठीक है, during formation of a complex, they interact with the electrons of the central atom, they repel the d orbital electrons of the central atom. They also repel the other orbital electrons, but generally the s and p orbital electrons are very tightly held by the nucleus. The d orbital electrons are rather more diffused. The effect is more dominant on the d orbital electrons than on the s and p orbital. So as ligands approach the central atom, they repel the d orbital electrons of the central atom, and due to this repulsion, the energy of the d orbitals increases. Due to repulsion from the ligands, the energy of the d orbitals increases. Now, depending on the orientation in which ligands approach the central atom, depending on the geometry of the complex, ligands are approaching in a tetrahedral orientation, or they are approaching in a square planar orientation, or they are approaching in an octahedral orientation. Depending on the geometry of the complex and the orientation of different ligands, and the orientation of different orbitals, different d orbitals, okay, the repulsion between ligands and d orbitals may be different for different d orbitals. ये लिखा है मैंने third point. Depending on the orientation of ligands and orientation of the d orbitals, repulsion of ligands on the different d orbitals is different. If repulsion is different, that means their change in energy will be different. जिस पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा उसकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी, जिस पे रिपल्शन कम लगेगा उसकी एनर्जी कम इंक्रीज होगी. As a result, the d orbital splits. In absence of ligands, the d orbitals are degenerate. Degenerate का मतलब सारे d orbitals same energy के हैं, but due to the repulsion from ligands, due to different repulsions on different d orbitals, कुछ d orbitals की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, कुछ d orbitals की एनर्जी कम बढ़ेगी. ये लिखा मैंने. As a result, energy increases by different amounts for different d orbitals, which causes splitting of the degenerate d orbitals, and this splitting is called crystal field splitting. Okay, and we'll discuss this splitting in octahedral, in tetrahedral, in square planar complexes in the next lecture. ठीक है, होमवर्क मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. ठीक है, होमवर्क कर लेना और ये वाला पार्ट नोट कर लेना. मैं नोट्स शेयर करूंगा, वहां पे नोट कर लेना. नेक्स्ट लेक्चर से विल स्टार्ट विथ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन octahedral, tetrahedral and square planar complexes. ठीक है, क्लियर है ये? d ऑर्बिटल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, ऐसे मत सोचो. ठीक, मेटल एटम के आउटर मोस्ट शेल के जो d ऑर्बिटल्स हैं, d ऑर्बिटल्स आर नथिंग बट व्हाट आर ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स आर इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ऑर्बिटल्स को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की तरह स्टडी करते हैं. ऑर्बिटल इज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. अभी उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होता है. ड्यू टू दिस रिपल्शन, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इंक्रीज. ठीक है, और कुछ डी ऑर्बिटल्स पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा, कुछ डी ऑर्बिटल्स पे रिपल्शन कम लगेगा. जिन पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, जिस पे रिपल्शन कम लगेगा उनकी एनर्जी कम बढ़ेगी. क्लियर है ये? ठीक है, मैं HA1 का डिस्कशन डाउट्स का वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, और ये होमवर्क भी शेयर करूंगा ग्रुप पे. ठीक है, लेक्चर एंड कर रहा हूं अभी मैं. चलो, थैंक यू.